उस बंद कमरे में वो बिल्कुल अकेली थी, पर उसे अपनी गर्दन पर किसी की भारी सांसें महसूस हो रही थीं। सांसें जो बर्फ की हथेली जैसी ठंडी थीं, जिनमें सीलन और सालों पुरानी बंदिश की गंध खुली हुई थी। सुदीप्ता की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे, क्योंकि वो जानती थी पीछे खड़ा वो साया इंसान नहीं है। डर के मारे उसके पांव जमीन से चिपक गए और पांव के नीचे लकड़ी का फर्श अजीब आवाजें कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और लकड़ी के उस पुराने फर्श की तरफ अपनी नजरें धीरे से नीचे झुका ली। फर्श का एक तख्ता बाकी लकड़ियों से थोड़ा अलग और कुछ ज्यादा ही काला पड़ चुका था। सुदीप्ता धीरे से अपने घुटनों के बल बैठी और उस काले तख्ते को अपनी कांपती उंगलियों से छू लिया। छूते ही बर्फ जैसी एक भयानक ठंडक उसकी उंगलियों से होकर सीधे रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, पर तब तक वो तख्ता अपनी जगह से थोड़ा हिल चुका था। तख्ते के ठीक नीचे जमीन की मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना और जंग खाया लोहे का छोटा संदूक था। संदूक छोटा था, बस एक हथेली के बराबर, और उस पर लाल रंग का एक धागा बंधा था। ये देखकर सुदीप्ता की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि धागे का रंग अभी भी एकदम ताजा लग रहा था। डर के बावजूद उसके कांपते हाथों ने उस छोटे लोहे के संदूक को मिट्टी से बाहर निकाल लिया। जैसे ही वो संदूक बाहर आया, कमरे का इकलौता जलता हुआ पीला बल्ब अचानक से फड़फड़ाने लगा। एक पल के लिए पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया और फिर से वो पीली रोशनी वापस आ गई। पीछे से आ रही वो सांसें अब और करीब थीं, इतनी करीब कि सुदीप्ता को अपनी गर्दन पर हवा महसूस हुई। उसकी पूरी देह सुन्न पड़ गई और पांव जमीन से ऐसे चिपक गए जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो। सुदीप्ता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाई। पीछे कोई ठोस इंसान नहीं था, बल्कि अंधेरे का एक धुंधला साया था जो छत तक लंबा हो चुका था। उस साये की कोई आंखें नहीं थी, पर सुदीप्ता को साफ महसूस हुआ कि वो उसे ही घूर रहा है। तभी उस साये से एक सूखी और फटी हुई सी भयानक आवाज गूंजी, तुमने इसे बाहर क्यों निकाला? आवाज सुनते ही सुदीप्ता के हाथों से वो संदूक छूटकर फर्श पर गिरा और जोर से खुल गया। संदूक के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद सुदीप्ता की थी। तस्वीर में उसकी आंखों को सुई से बेधा गया था और चेहरे पर काले कोयले से कुछ अजीब निशान थे। उसे तुरंत याद आया कि 10 साल पहले बंगाल के एक छोटे गांव में उसने एक तांत्रिक को देखा था। उस आदमी ने तब सुदीप्ता से कुछ पैसे मांगे थे और मना करने पर उसे अजीब नजरों से घूरा था। ये वही सांप था जो सालों से मिट्टी के नीचे छुपकर सही वक्त और सही घर का इंतजार कर रहा था। साय ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरे कमरे का तापमान अचानक से शून्य के करीब पहुंचने लगा। सुदीप्ता दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसका लोहे का हैंडल अब पूरी तरह से जाम हो चुका था। उसने दरवाजे को जोर से पीटा, पर बाहर की दुनिया जैसे हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। तभी एक ठंडे और अदृश्य हाथ ने उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ा और उसे फर्श पर गिरा दिया। फर्श पर गिरते ही उसके सिर में तेज दर्द उठा और उसकी आंखों के सामने हल्का अंधेरा छाने लगा। धुंधली नजरों से उसने देखा कि वो तस्वीर अब अपने आप जलकर धीरे धीरे राख में बदल रही थी। तस्वीर के जलते ही वो लंबा साया भी तड़पने लगा और उसकी एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। एक तेज झटके के साथ खिड़की के सारे कांच टूट गए और वो साया उस रात की ठंडी हवा में उड़ गया। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। सिर्फ सुदीप्ता की तेज सांसों की आवाज ही वहां बची थी। वो कांपते हुए जमीन से उठी और उसने उस जले हुए संदूक के पास पड़ी राख को गौर से देखा। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उस राख के बीच लाल रंग का वो धागा अभी भी बिल्कुल सुरक्षित था। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों के नीचे कोयले जैसे गहरे काले निशान बन चुके थे। खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उस पुराने सांप ने अब हमेशा के लिए एक नया घर ढूंढ लिया था। काले निशानों को देखकर सुदीप्ता का दिल एक पल के लिए जैसे पूरी तरह धड़कना ही भूल गया था।
उसने नल चालू किया और ठंडे पानी से अपने चेहरे को जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। बार बार। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, पर उसकी आंखों के नीचे के वो भयानक काले दाग जरा भी नहीं धुले। तभी बेसिन के पाइप से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे कुछ अंदर ही अंदर फंस गया हो। उसने नल बंद किया, लेकिन पानी रुकने के बजाय अब एक गाढ़े और बदबूदार काले तरल में बदल गया। उस काले पानी से वैसी ही सड़ांध आ रही थी जैसी उस पुराने संदूक को निकालते वक्त आई थी। बेसिन पानी से पूरी तरह भर गया और वो काला गंदा पानी छलक कर सीधे उसके पैरों पर गिरने लगा। सुदीप्ता पीछे हटी, लेकिन तभी पूरे घर की लाइट एक जोरदार झटके के साथ पूरी तरह से बुझ गई। चारों तरफ इतना गाढ़ा अंधेरा था कि उसे अपना ही हाथ आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा था। सन्नाटे में उसे बाथरूम के ठीक बाहर वाले कमरे से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वो कदम बहुत धीमे और भारी थे, जैसे कोई गीले और कीचड़ से सने हुए पैरों के साथ चल रहा हो। कदमों की वो डरावनी आवाज बाथरूम के बंद दरवाजे के ठीक बाहर आकर अचानक से एकदम रुक गई। एक लंबी और बेहद खौफनाक खामोशी छा गई, जिसमें सुदीप्ता अपनी ही सांसें गिन सकती थी। अगले पल किसी ने बाथरूम के दरवाजे को बाहर से अपने तेज नाखूनों से खुरचना शुरू कर दिया। खुरचने की वो तेज और तीखी आवाज सीधे सुदीप्ता के दिमाग की नसों को बुरी तरह चीर रही थी। उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, पर वो आवाज अब उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। खुरचतने की आवाज अचानक से रुकी और बाहर से उसी फटी हुई भयानक आवाज ने उसका नाम पुकारा, सुदीप्ता। आवाज में एक ऐसा दर्द और गुस्सा था जो इंसानी गले से कभी निकल ही नहीं सकता। वो दरवाजे से सटकर जमीन पर बैठ गई और कांपते हुए भगवान का नाम मन ही मन बुदबुदाने लगी। उसके होंठ सूख चुके थे और डर के मारे गले से कोई भी प्रार्थना बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी दरवाजे के नीचे वाली छोटी सी दरार से एक काला और बेहद लंबा सा हाथ अंदर रेंगने लगा। उस हाथ में मांस नहीं था, सिर्फ काली हड्डियां थीं, जिन पर लाल रंग का वही धागा लिपटा था। वो सूखी हड्डियां फर्श पर खटखट करती हुई सीधा सुदीप्ता के नंगे पैरों की तरफ बढ़ने लगीं। उसने चीखने की कोशिश की, पर तभी उस बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसके टखने को जोर से पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे लगा जैसे उसके पैरों की हड्डियां अभी तुरंत टूटकर बिखर जाएंगी। सुदीप्ता ने पास पड़े एक लोहे के पाइप को उठाया और पूरी ताकत से उस हड्डी वाले हाथ पर मारा। चोट लगते ही वो हाथ पीछे हटा और दरवाजे के नीचे से रेंगते हुए वापस उसी अंधेरे में चला गया। उसे लगा खतरा टल गया, पर तभी छत से एक गीली और चिपचिपी चीज सीधे उसके सिर के ऊपर आ गिरी। उसने कांपते हुए अपने हाथ से उस चीज को छुआ तो महसूस हुआ कि वो ताजा और हल्का गर्म खून था। सुदीप्ता ने अपनी गर्दन ऊपर की और छत की तरफ देखा, जहां अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें थीं। वो साया जमीन पर नहीं था, बल्कि एक छिपकली की तरह बाथरूम की छत से पूरी तरह उल्टा चिपका था। साये ने अपना सड़ा हुआ हाथ नीचे किया और सुदीप्ता की गर्दन को पंजों में कसकर दबोच लिया। गर्दन पर बर्फीले हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी सांसें उसी पल पूरी तरह से घुटने लगीं। वो हवा में छटपटा रही थी और तभी साये ने उसे एक तेज झटके के साथ कमरे के बाहर फेंक दिया। फर्श पर गिरते ही उसका सिर दीवार से जोर से टकराया और आंखों के सामने घना अंधेरा छाने लगा। अगले कई घंटों तक उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और सब कुछ उसी खामोशी में सुन्न रहा। जब उसे होश आया तो सुबह की धूप खिड़की से छनकर सीधे उसके पीले पड़े चेहरे पर आ रही थी। वो उसी कमरे के फर्श पर पड़ी थी जहां उसने रात को उस जंग खाए संदूक को बाहर निकाला था। कमरा बिल्कुल सामान्य था और वहां किसी काले साए या जली हुई राख का कोई भी नामो निशान नहीं था। फर्श का वो लकड़ी का तख्ता भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक से लगा हुआ था, जैसे कभी हटा ही ना हो। सुदीप्ता ने राहत की सांस ली और खुद को समझाया कि वो सब रात का महज एक डरावना सपना ही था। वो धीरे से मुस्कुराई और चीजों को समेटने के लिए पास रखी उस पुरानी अलमारी की तरफ मुड़ गई। अलमारी के शीशे में उसका अक्स दिख रहा था,
लेकिन अचानक उसकी नजर अपने गले पर जाकर ठहर गई। उसके गले में वो लाल धागा कसकर बंधा था जो रात में उस संदूक वाले काले हाथ पर लिपटा हुआ था। धागे को देखते ही उसका सपना सच में बदल गया और उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें छलक पड़ी। शीशे में उसकी परछाई अब बिल्कुल स्थिर थी और वो सीधे सुदीप्ता की आंखों में ही घूर रही थी। परछाई ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक सी और सूखी मुस्कान आ गई। मुस्कुराते हुए उस अक्स ने अपने काले और फटे होंठ खोले और उसी भयानक आवाज में धीरे से कहा, तुमने मुझे बाहर निकाला है, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे इस शरीर के अंदर ही रहूंगी। ये सुनते ही सुदीप्ता की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसका शरीर तेजी से सुन्न हो गया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हुआ और बाहर की दुनिया से उसका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। उस पुराने घर ने अपना शिकार ढूंढ लिया था और अब वहां सिर्फ एक भयानक सन्नाटा बाकी बचा था।